सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आली जनाब प्रोफेसर तौहीद किबरिया साहब, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पटना, हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नजीब साहब, सीनियर फैकल्टी मेंबर्स, my colleague, dear students and their parents, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये जो प्रोग्राम है 15 डेज इंडक्शन या ट्रांजिशनल करिकुलम के नाम से है, जो पिछले 4 साल से NCISM के जरिए इसको कंडक्ट कराया जाता है। उनका डायरेक्शन है कि क्लासेस से पहले 15 डेज स्टूडेंट को अपने कोर्स के बारे में इतना बता दिया जाए कि उन्हें अपनी क्लासेस से पहले उसके बारे में एक आउटलाइन उसे पता हो जाए, ताकि जब क्लासेस स्टार्ट हो तो उसको चीजें समझ में आए और आसानी के साथ वो उसको एडॉप्ट कर सके। इस प्रोग्राम की जो शुरुआत है, हम लोग सबसे पहले तिलावत कुरान से करेंगे ताकि इस प्रोग्राम में बरकतें नाज़िल हों। मैं तिलावत कुरान के लिए फर्स्ट ईयर से मोहम्मद ज़करिया को दावत देता हूँ कि आए वो इस प्रोग्राम का आगाज तिलावत कुरान से करें। मोहम्मद ज़करिया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم الأسماء كلها ثم عرضهم على
فقال أنبئوني بأسمائها كنتم صادقين. قالوا سبحانك قالوا سبحانك لا علم لنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان يعلم. Translation. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. And he taught Adam the names of all them and presented them before the angels and said, tell me their names if you are right. They said, to you belongs all purity. لا علم لنا إلا ما علمتنا. We have no knowledge except what you have given us. Truly, you alone are the all-knowing and all-wise. In the name of Allah, the Beneficent, the Most Merciful. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Read with the name of your Lord who created. خلق الإنسان من علق. He created man from a clot of blood. اقرأ وربك الأكرم. Read, and your Lord is the most gracious. الذي علم بالقلم. Who imparted knowledge by the means of the pen.
علم الإنسان ما لم يعلم. He taught man what he did not know. صدق الله العظيم. बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़करिया। अभी बड़े ही खूबसूरत आवाज में उन्होंने कुरान पाक की तिलावत की। अरबी में एक कहावत है कि खैरो जलीसिन फिस ज़माने किताब, यानी जमाने में सबसे बेहतरीन दोस्त किताब है। तो हमारे लिए जरूरी है कि पढ़ने पढ़ाने का ये जो सिलसिला है वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। तिलावत कुरान के बाद मैं डॉक्टर मोहम्मद तनवीर आलम, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ तहफ़्फ़ुज़ी व समाजिकी, उनको दावत देता हूँ फॉर द वेलकम स्पीच। डॉक्टर मोहम्मद तनवीर आलम। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया डॉक्टर जमाल अख्तर साहब। इस आज के गैदरिंग में इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे प्रिंसिपल साहब प्रोफेसर तौहीद किबरिया साहब, प्रिंसिपल कम सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट कॉलेज पटना। इस प्रोग्राम की निजामत कर रहे जमान साहब, जो कन्वीनर भी है पूरे प्रोग्राम के, कोऑर्डिनेटर कम कन्वीनर, उनकी टीम, साथ में डिप्टी सुप्रिटेंडेंट साहब, स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर्स, सीनियर फैकल्टीज डिफरेंट डिपार्टमेंट से, एंड कलीग्स, और आए हुए हमारे यहाँ स्टूडेंट्स और उनके गार्जियंस, आप सब इस प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम का जो इनेकाद किया जा रहा है NCISM से पहले CCIM ने 2020 में इसको स्टार्ट किया। 2020 का 21 का जो बैच था हमारा, जो बहुत वॉल्यूमिनस बैच था, 125 इंटेक था उसका, उससे शुरू हुआ और हम लोग ने पहली बार उसको स्टार्ट किया। हालांकि इस साल क्वांटिटी में हम लोग कम हैं, लेकिन जमाल साहब और उनकी टीम ने जो कैरिकुलम तैयार किया क्वालिटेटिवली वो मोर रेलिवेंट है पिछले से, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो नीट से आए हैं, आप लोग बीएमएस को लेके बहुत सारी चीजें आपको पता नहीं होगी, ठीक उसी तरह इस कॉलेज के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं पता होंगी आपको। तो वो इंडक्शन प्रोग्राम का जो मोटिव है वो यही है, जिस कैंपस में आप जा रहे हैं उसको जाने। इस कोर्स के साथ थोड़ी सी चीज ये भी है कि बहुत सारे बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए ये सेकेंडरी ऑप्शन होता है, और ऑन एन एवरेज 1% के आसपास जो बच्चे आते हैं उसमें से फिर कभी भी वो नीट में जा पाते हैं, ज्यादातर को यही स्टे करना है। तो गवर्नमेंट का ये प्लान को आप समझ लें, आप डिसीजन लेने में अगला 5 साल आप कैसे इसमें इन्वेस्ट करेंगे। अगर सिर्फ यूजी की सोचें आप, 4.5 साल आपके तीन प्रोफेशनल्स होंगे, 1.5 साल का वो, फिर 1 साल की आपकी क्लिनिकल ट्रेनिंग होगी, इंटर्नशिप जिसको कहते हैं, इतना कम से कम आपको इस एडमिशन के बाद करना होगा एक डिग्री के लिए। और फिर अगर आपको सुपर स्पेशलिटी की तरफ पोस्ट ग्रेजुएशन करना हो, अलग अलग 14 डिपार्टमेंट में हो रहे हैं, 15 डिपार्टमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन अलाउड हुआ है, और साथ में 2 डिपार्टमेंट में पीएचडी सुपर स्पेशलिटी, वो भी अगर आपको करना हो तो वो अलग है। लेकिन एटलीस्ट जो 5 साल आपका 5.5 साल जो इसमें इन्वेस्ट हो, उसके लिए शुरू से ही अपना माइंड मेकअप बना कर रहे हैं। तो इस पूरे प्रोग्राम में आपको आपके कोर्स के बारे में, इस कैंपस के बारे में, और ये सिलेबस के बारे में जो बीएमएस में आपको पढ़ना है उसके बारे में अलग अलग स्पीकर्स होंगे, ज्यादातर इंडिजिनस स्पीकर्स होंगे जो इसी इंस्टीट्यूशन से हैं, वो आपको बताएंगे। कुछ लोगों को कुछ ओरिएंटेड सब्जेक्ट की भी दिक्कत हो रही होगी कि अरबिक, पर्शियन या फिर लॉजिक एंड फिलॉसफी उसमें कैसे पढ़ना है, तो उसके लिए कुछ इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज होंगी जो आपके पास रखेंगे। ये 1926 का कॉलेज है,
1926 का ये मुहिम चली थी बिहार में मेडिकल कॉलेज खोलने की, तो साथ में पीएमसीएच और ये सब भी चला था। 1926 में एस्टेब्लिश हुआ। आज के डेट में ऐसे तो आपको इंस्टीट्यूट का जो भ्रमण होगा उसमें बताया जाएगा। 2 बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे हमारे पास, एक ये एग्जिस्टिंग पहले वाली, साथ में एक पीजी ब्लॉक है। हर्बल गार्डन यहाँ है हमारा, एक हर्बल गार्डन आईजीएमएस कैंपस में है। दूसरा राजकीय आयुर्वेदिक निगरानी औषध निर्माणशाला है जो यूनानी से जुड़ा हुआ, ठीक उस कैंपस में, आयुर्वेदा कैंपस में है। और एक स्टेट रिसर्च यूनिट ऑफ आयुर्वेदा यूनानी का रिसर्च यूनिट है जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में मिला जुला के पटना में इतनी जगह हमारे रीच आउट है। और एक राजवंशी नगर में कॉलेज है, हॉस्पिटल है जहाँ पे ओपीडी लगती है। हमारे जो फैकल्टीज होती हैं या जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी ड्यूटी विधानसभा में लगा करते हैं। तो इस पूरे प्रोग्राम्स में आप 15 दिन का जो प्रोग्राम तैयार किया है, इसमें आपको बहुत कीली प्रेजेंट रहना है इस सेंस में कि इस 15 दिन के बाद आप थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएंगे इस कोर्स को लेके। whether you have to stay, whether you have to move on. In that way, it will be deciding point for your career. Overall, एक बार आप इसमें आ जाएंगे तो इसके बाद ही आपको इसी में कुछ काम करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसको नहीं पता होता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वो कहाँ जा सकते हैं, लेकिन गलत रो में लगे रहते हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ को, एबिलिटी को अगर आप यूटिलाइज करना चाहते हैं तो बहुत जल्द कोई फैसला लेना होता है। 2 बार 3 बार 4 बार नेट में नहीं हुआ है तो आयुष में करियर बहुत शानदार है। इससे मैं बता रहा हूँ कि आपको रेस में जब लगेंगे तो आपके साथ मुकाबले में लोग कम होंगे। एज इक्विवेलेंट आपको पैसा मिल रहा है, जितना इंटर्नशिप में पीएमसीएच में मिलता है उतना आपको मिलता है, जितना एमडी में उनको पैसा मिलता है उतना आपको मिलता है। आप जब जॉब में आएंगे ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट पैसे आपको मिल रहे हैं। 800 के आसपास मेडिकल ऑफिस, ऑलमोस्ट 700 समथिंग जो है वो सैंक्शन है स्टेट में, जहां आपकी ड्यूटी लगेगी, जहां आपकी जॉब होगी तो आपको लगेगी बिल्कुल इक्विवेलेंट है मॉडर्न साइंस के, मैथमेटिक्स साइंस के। फैकल्टी आप होंगे तो आप भी वही वो सारी चीजें एंजॉय करेंगे जो पीएमसी केएमसी के टीचर्स एंजॉय कर रहे हैं। सारी वो स्टेट लेवल की, ग्रेड लेवल की जो आपकी सुविधाएं सब आपको मिलेगी। तो ये आपको क्लियर करना है। कंपैरेटिवली थोड़ा सा अच्छा ये इस सेंस में है कि यहाँ पे सैचुरेशन कम है। अगर आप अच्छा करते हैं तो उस फील्ड के बिना भी जल्दी आपको नाम पैसा आना है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उनके कंपैरिजन में आपकी मेहनत भी उतनी होनी चाहिए। इवन मैं तो कहता हूँ कि रेस में जो आगे निकल जाता है, पीछे छूटे हुए सिस्टम को थोड़ा तेज दौड़ना पड़ता है। उन्हीं की स्पीड से दौड़ेगा तो उतना डिस्टेंस मेंटेन रहेगा, वो आपसे आगे ही रहेंगे। तो हम भी जिम्मेदारी है कि थोड़ी और स्पीड बढ़ा के उनके करीब ही आगे निकलना है। ह्यूमैनिटी को आप सर्व कर रहे हैं, आपका सेंस होगा कि हम अच्छी से अच्छी सेवा दे सकते हैं पेशेंट्स को। आप देखें कि आज के दौर में पेशेंट की चॉइस कितने बदल गए। पहले लोग सुनते थे, लोगों से पूछते थे कि किस डॉक्टर के पास जाए, आज वो अपने मोबाइल पे तय कर देते हैं किस डॉक्टर के पास जाना है। ऑनलाइन जो सिस्टम आया है वो लोगों को इतना एम्पावर कर दिया है कि घर से बच्चा अपने माँ बाप को पहले ही कहता है कि मैंने टाइट फिक्स कर दिया, ये बेस्ट डॉक्टर है, रेटिंग अच्छी थी नेट पे, टॉप हॉस्पिटल का हम भेज दे रहे हैं। तो अब वो 10-15 साल में आपके नॉलेज का जो सोर्स है इतना बदला है। कई बार तो ऐसा होता है कि आप डॉक्टर से फिजिकली मिल भी नहीं पाते, सालों से आप उसका इलाज चला रहे हैं, ऑनलाइन जो कंसल्टेशन चल रहा है। तो ये वेरिड फील्ड है, कंफर्टेबली कम से कम उतना तो कर ही सकते हैं जितना वो कर रहे हैं। लेकिन इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको 4-4.5 साल इनके सिलेबस को, इसके जो भी लिखा है जो उसको पढ़ना होगा, तब जाके प्रैक्टिस उसके बराबर होंगे। अगर पहले ही दिन से उनको डॉक्टर को पेशेंट से मिला दिया होना होता तो एमबीबीएस का सिलेबस भी थ्योरी का नहीं बनता, सीधे उनको फाइनल ईयर में करके या फर्स्ट ईयर से ही पेशेंट के सामने रख दिया। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना, खासकर उस थ्योरी को आप पढ़ने जा रहे हैं जिसमें रिसेंट साइंस के अलावा 2000 ईयर्स पहले जो राइटिंग स्टाइल था उनका, वो किस तरह से साइंस को, साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, लॉजिक, फिलॉसफी जिसको आप कहते हैं, जो अभी भी बहुत रेलेवेंट है। लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में पढ़िएगा तो लॉजिक टॉप के लोग बहुत 2-3% लोग उसको रिसर्च में ले पाते हैं, इतना रेलेवेंट है। वो सब आपको पढ़ना है कि पेशेंट के माइंड को कैसे रीड करना है,
साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन से कैसे आप डायग्नोसिस बना लेंगे चीजों को। तो बहुत ऐसी चीजें आपको मिलेगी, अगर आप थोड़ा सा अपना नजरिया बदल के देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत कुछ मुझे मिनिस्ट्री के अलावा सीखने को है। तो इस पूरे प्रोग्राम में मेरी गुजारिश आप सबसे ये रहेगी, हालांकि आज अटेंडेंस बहुत कम है बच्चों की, जितने थे उससे भी कल 4 या 5 स्टूडेंट आए हैं, उनके गार्जियंस भी हैं। आप लोग बिना इसके सोचे हुए, जैसे आप नीट में आपके 12th में जितने बच्चे रहे होंगे उसमें से 5% 10% का नहीं निकला होगा, तो भीड़ ऐसे ही छटती चली जाएगी, जो आगे जाएंगे। ये इंश्योर करता है कि आप उन लोगों से अच्छे थे, आप यहाँ आ गए, तो आप भी बिना भूले हुए इसको कि कितने लोग आपके साथ हैं नहीं है, अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप इसमें टाइम दीजिए, लेक्चर जो है उसको सुनिए, और सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जो भी लेक्चर उसमें इंटरेक्ट कीजिए आप उससे। तो आपके जो टेंशन है, जो आपका जो उसमें क्लू है, जो भी आप सोचना चाहते हैं कि नहीं समझ में आया, वही क्लियर हो जाएगा। इंटरेस्ट भी लगेगा आप उसमें पूरा। और अभी 4 से 5 दिन जो चलेगा, उसके बाद फिर पोस्ट वेकेशन स्टार्ट होगा आपका, तब तक आप घर पे वेकेशन एंजॉय करें। इधर जब तक है उसमें अपनी अटेंडेंस शो करें। आपको किट दी जाएगी इसकी तरफ से, टीम की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट होगा आपको, तो उसमें आप जितने भी लेक्चर हैं उस लेक्चर्स को नोट कीजिए, डेट डालिए, जैसे आज का डेट डालिएगा, आज जो भी लेक्चर होगा, जैसे अरविंद पे एक लेक्चर आएगा कि कैसे, उसकी क्या रेलिवेंस है आपको पढ़ने की, डॉक्टर नस साहब का आएगा लेक्चर आपको, तो उसमें जो चीज समझ में नहीं आ रही है उसको नोट डाउन कीजिए, उस लेक्चर की पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स लिखिए, उससे क्या सीखा आपको, ताकि जब आपका एक कंप्लीट हो प्रोग्राम तो उसमें हम लोग आपसे एक समअप मांगेंगे, तो आप सारे दिन का लेक्चर बता पाएंगे। अदरवाइज जैसे जैसे दिन आगे निकलेगा, पीछे के लेक्चर आप भूल जाइए, इकट्ठा नहीं कर पाइएगा। तो आज के इस प्रोग्राम में आप और आपके गार्जियंस, हम पूरा कॉलेज आपका खैर मकदम करते हैं और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ये सफर सिर्फ ये 15 दिन का नहीं, अगर आपने एक कोर्स चूज किया है तो आपको कभी इसमें अगर आप ईमानदार हैं अपने काम पे, अपने ड्यूटी पे, तो इंशाल्लाह कभी कोई टेंशन आने वाली ना ही फाइनेंशियली ना ही मॉरली। प्रोफेशनल कोर्स है, इससे हम सब आपको खैर मकदम करते हैं, और मैं जमाल साहब से कहता हूँ 2 लाख। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तनवीर आलम साहब। अभी आपके सामने तनवीर आलम साहब ने ब्रीफली बहुत सारी चीजों को इंडिकेट भी किया कि जब आप इस कोर्स के अंदर आ गए हैं, अगर आप इसमें अच्छा करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। करने वाले तो एक आज तक कंट्री में भी काम कर रहे हैं, और नहीं करने वाले अपने घर में भी नहीं कर रहे हैं। तो जरूरत इस बात की होती है कि आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में बेहतर करने की आप कोशिश करें, क्योंकि बेहतर करने वाले का जो काम है वो होता है, तो आप कहीं भी किसी से पीछे नहीं रहेंगे। बहुत सारी चीजें आप लेक्चर के जरिए आप अपने कोर्स के बारे में जानेंगे। बहुत सारे ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होगी जो इस हिंदुस्तान के बाहर भी काम कर रहे हैं, और कुछ हिंदुस्तान के अंदर ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, उनके भी लेक्चर इंशाल्लाह आपके सामने आएंगे। आप लोगों से, खासतौर से जो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट हैं, उनका 2 फीडबैक रहता है। एक प्री कैरिकुलम फीडबैक रहता है और एक पोस्ट कैरिकुलम फीडबैक रहता है। तो आपको जो किट मिलेगी, आप लेक्चर जो सुनेंगे उस पर अपने कमेंट्स आप लिखते रहिएगा, ताकि जब कैरिकुलम खत्म हो और वहां पर पोस्ट कैरिकुलम जो फीडबैक जब आपको देना रहेगा, तो चीजों को आप नोट किए रहेंगे, तब आप अपना फीडबैक दे पाएंगे। अदरवाइज चूंकि ये 6 दिन इधर चलेगा, फिर 10 दिन की छुट्टी है, उसके बाद फिर कैरिकुलम स्टार्ट होगा, तो इतने दिनों में बहुत सारी चीजें आप भूल जाएंगे। तो आप उसको नोट करते हुए चलेगा, तो आपको पोस्ट फीडबैक जो आप देंगे तो उसमें आपको बहुत आसानी होगी। इसके बाद जो किट है, आप प्रिंसिपल साहब के हाथों से आप अपनी किट रिसीव करें। चार 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 चार
प्रिंसिपल साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट को अपने हाथों से किट प्रोवाइड करें। सबसे पहले रामशा इमाम वो आए और प्रिंसिपल साहब के हाथों से अपना किट रिसीव करें। उसके बाद मोहम्मद अरसलान अरशी वो आए और प्रिंसिपल साहब के हाथों से अपना किट रिसीव करें। उसके बाद एमडी आसिफ रजा वो आए और अब प्रिंसिपल साहब के हाथों से अपना किट रिसीव करें। उसके बाद मोहम्मद अबू बकर वो आए और प्रिंसिपल साहब के हाथों से अपना किट रिसीव करें। इसके बाद गुंजा फातिमा वो आए और प्रिंसिपल साहब के हाथों से अपना किट रिसीव करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस किट पे आप लेक्चर तो होंगे, उसको आप उसको नोट करते डेली। अब इसके बाद बहुत ही अदब के साथ मैं अपने प्रिंसिपल साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने वैल्यूएबल वर्ड से हम लोगों को नवाजें। प्रिंसिपल साहब। जवान साहब कोऑर्डिनेटर इस प्रोग्राम को जिम्मा दिया गया है 15 दिन के लिए। थोड़ा तवील है और टफ भी है, लेकिन ये अपने काम को अंजाम देते रहे हैं, पहले भी किए हैं और इनके साथ जो है अगर साहब सभी को कोऑर्डिनेटर के तौर पर दिया है ये लोग। जैसा कि पहले जो है बता चुके हैं कि इस प्रोग्राम की अहमियत क्या है। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि आप जब भी एडमिशन लिया कर लिया, क्योंकि ये हर आदमी जानता है जो है चॉइस होता है किसी वजह से है, लेकिन एक भी नंबर कम हो गया तो पीछे हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरिट पे तो, बल्कि जितना सीट से जो तो नीचे आना ही है। जाहिर सी बात है कि उनके पास सेकेंड ऑप्शन जो मेडिकल लाइन होता है उसमें आयुष आता है और सारे जो है वेदिक हो गए। अब ये है कि सेकेंड लाइन में जब जाता है तो उसमें चॉइस करना पड़ता है कि आप में जो है चॉइस। लेकिन सही बात यह है कि पहले से एमबीबीएस के अलावा दूसरे का चॉइस इसलिए जब दूसरे चॉइस में आते हैं तो उनके बारे में जानना जरूरी है। इसीलिए एनसीआईएसएन ने ये प्रोग्राम क्लास पहले बच्चों को जो जिस स्ट्रीम में आयुर्वेदिक हो होमियो हो या यूनानी हो उसके बारे में वो अच्छी तरह जानकारी हासिल है। और जो नेगेटिविटी है कि जो है ना एमबीबीएस के बाद हमारा कोई चॉइस नहीं रहता है, हमारा कोई फ्यूचर नहीं रहता है, तो ऐसी बात नहीं है। आप जितने हमारे यहाँ साथ हैं माशाल्लाह जो है एमबीबीएस अरे बीएमएस किए एमडी किए, पूरे हिंदुस्तान में 250-300 जो है पीजी का प्रोग्राम चल रहा है। 8-10 इंस्टीट्यूट है अलीगढ़ है जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है दिल्ली है। इस तरह से पटना में जो है प्रीमियर इंस्टीट्यूट में आ गया है, यहाँ भी पीजी स्टार्ट हुआ। और
अगर बीएमएस करने के बाद फाइनेंशियली जो है कि हम क्या करेंगे या प्रोफेसर, इन्हीं सब चीजों के बारे में आपको एडवांस करना है कि आपको मायूस नहीं होना है कि हमको नहीं एमबीबीएस मिला तो हमारा फ्यूचर जो है कहीं नहीं रह जाए। पहले क्या होता था कि बायो में, आज के दिन तो आयुष को इतना जो है सेंट्रल लेवल से भी आयुष मिनिस्ट्री बनी, यहाँ भी डायरेक्टरेट हो गया, उस पर काफी जो है जोर दिया रहा है। नेशनल और इंटरनेशनली जो है सारे तौर पर जो है कोशिश की जा रही है कि आगे बढ़े। पहले आज से कि अगर एमबीबीएस नहीं हुआ तो उनके पास कोई चॉइस नहीं होता था। अब 2-3 कम देते बायो के स्टूडेंट थे, उनके पास एक ही ऑप्शन था कि या तो एमएससी करने या बहुत सारे बीएससी करने जाते थे। लेकिन अब हमको जो है इस तरह 8-10 साल से देखने में जो आ रहा है कि अगर एमबीबीएस नहीं हुआ तो एक क्राइटेरिया, और चूंकि उनके जहन में अब पहले से कुछ अवेयरनेस आ गया है कि हम किसी आयुष स्ट्रीम में जाकर अपना फ्यूचर करें और फ्यूचर करके अपना, जैसा कि बताया कि 4.5 साल तो प्रोफेशनल कोर्स है और 4.5 साल के बाद ही आपका इनकम शुरू हो जाता है। अगर ऐसी बात है तो जो है 4.5 साल पढ़ने के बाद कोई मेडिकल लाइन छोड़कर कोई ऐसा स्किल नहीं है जहाँ के आपको पेमेंट दिया जाता है। तो इस तरह से इंटर्न जो शुरू होता है, इंटर्न से हमारे यहाँ 20,000 जो एमबीबीएस में है बिल्कुल इक्विवेलेंट वही दिया जाता है। उसके बाद आपके अंदर स्किल है तो पीजी की, या पीजी में जो है यहाँ 67,000 दिया जा रहा है। तो इस तरह से जो मेहनत करने वाले हैं पूरे हिंदुस्तान में और इंडिया, उसमें कहीं ना कहीं जगह तो पा ही लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पीजी के लिए क्राइटेरिया स्टेट कि 50% हमारे दूर जितने सीट होंगे सिर्फ इस कॉलेज में। तो इस कॉलेज में दाखिले के बाद आपके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है कि कंपैरेटिवली कम मेरिट में आप यहाँ आ सकते हैं। ऑल इंडिया से आना बहुत आसान नहीं होता है। फिर एक्सटर्नल में तो ये 50% इस कॉलेज के अंदर है, तो अगर ये बहुत बड़ी बात है कि आपके लिए एक उसमें भी अपॉर्चुनिटी है। अगर कहीं नहीं हुआ तो आपको यहाँ तो मिल जाएगा। उसमें भी स्टाइपेंड जो है इतना देता है कि वो आपकी नौकरी के बराबर होता है। जो फर्स्ट मेडिकल अफसर नौकरी में आता है वो जो है ना आपको एमबीबीएस से जो है बीएमएस से एमडी करने के बाद वो जो है 70,000 शुरू होता है, यहाँ आपको 67,000 से स्टाइपेंड शुरू है, नेक्स्ट 85 इस तरह से बढ़ता है। तो इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि आपके अंदर एक जो है कॉन्फिडेंस पैदा किया जाए और हर चीज बताई जाए कि जहां जहां आपको कंफ्यूजन है, जहां आपको कमी नजर आ रही है उसके बारे में आप समझे कि एक्चुअली कमी कहीं नहीं है, सिर्फ स्ट्रीम का फर्क है। जैसे है वैसे बीएमएस से, इस तरह से बीएमएस से होने तो फिर कमी की और क्यों एहसास कम तरीके लोग चला रहे। बाकी जो लड़के बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इस किसी वजह से कुछ नंबर के लिए नीचे आ गए हैं, तो फिर बहुत सारे ऐसे हैं जो तैयारी करके आगे नहीं जा सकते। ये उनके लिए ऑप्शन है, अगर वो अपना एनर्जी देखे, अपना स्टेमिना देखे कि हम आगे बढ़ सकते हैं, तो एनर्जी और मेहनत के बाद जो कोई भी आगे बढ़ सकता है। ये आपका ठहराव ये आखिरी नहीं। लेकिन जब इसमें आपने एडमिशन ले लिया है तो आपके जहन में होना चाहिए ये भी किसी चीज से कम नहीं है और हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा है और दिन ब दिन आगे बढ़ा जा रहा है, पूरे ना स्टेट लेवल पर बढ़ के और इंडिया लेवल पर। तो बहरहाल इन्हीं सब बातों के साथ हम सब लोगों को मुबारकबाद देते हैं और कि अगर आए हैं तो एक ऑप्शन लेकर के हमको रहना है तो मेहनत से नहीं रहना है तो डबल माइंड होकर कोई काम करने से ना आप इधर गिराएंगे ना और गुजरता जाएगा। और जो है ना फिर एक वक्त आएगा जब आप जाएंगे फील्ड में तो आपको लगेगा कि हम कुछ नहीं जानते हैं, फिर आप नौकरी में रहता है कि नौकरी ही आपका नहीं है, बल्कि आप जब भी पास करके अगर अच्छे फिजिशियन बनते हैं, अच्छे ट्रेनिंग लेते हैं, मेहनत करते हैं तो आप कहीं भी प्रैक्टिस करके अपना जो है ना अच्छा एक मकाम बना सकते हैं। और बहुत सारे यहाँ से निकल कर है ना
जा रहा है, और अभी इस तरफ में चले गए जो मोतिहारी या उस साइड में अच्छा अच्छा नर्सिंग होम चला रहे हैं, कहते हैं हम लोगों ने भी क्या बोला, नौकरी टाइमर बनना पड़ेगा, हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर क्या है, क्या इंटरेस्ट है, क्या फ्यूचर है, क्या सोच है। तो लेकिन एक चीज जरूर है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो जो कंपटीशन होगा तो भी आप मेरिट में आएंगे। अगर नहीं हो सका तो आप खुद प्रैक्टिस में अच्छा वो कर सकते हैं, पीजी कर सकते हैं, उसके आगे आपका बहुत सारा स्कोप। तो बहरहाल इन्हीं सब बातों को ये करके 15 दिन का प्रोग्राम है कि हर सूबे में, हर सब्जेक्ट में, यूनानी के हर फील्ड में, इस कॉलेज के बारे में सारी चीज आपको जानकारी जाएगी। और हम समझते हैं ये अच्छी जानकारी होगी, तो आप जरूर माइंड में जब कर रहे हैं और खास तौर पर गार्जियन को भी ये कहेंगे कि मायूस ना हो, ऐसा नहीं कि मजबूरी में दाखिला ले लिया। पहले से 425 रुपया पिछले साल तक हम लोग दाखिला बहुत सारे इसलिए चले आते थे, चलो 425 रुपया ले लिया नहीं तो बच्चे नहीं। लेकिन अब तो गार्जियन और भी लोग पढ़ करके 28,000 रुपया लग रहे हो हर साल। स्टूडेंट को इस चीज का भी ध्यान कि गार्जियन किस तरीके से ऐसे जो है बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं। तो ये बच्चों को ये करना है कि जो हम उनके मेहनत और जो भी इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट को बर्बाद ना करें, बल्कि उसको आगे लाने का रिटर्न दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी आप लोगों के सामने प्रिंसिपल साहब ने बहुत तफसील से चीजों को इंडिकेट किया। इसके बाद का जो सेशन रखा गया है वो इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स, यानी अगर पेरेंट्स को या स्टूडेंट को किसी भी चीज में कुछ पूछना है तो हमारे तनवीर साहब और शहनवाज साहब, प्रिंसिपल साहब यहाँ पर मौजूद हैं। चाहे वो स्टूडेंट जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। ये सेशन इंटरेक्शन सेशन है और इस सेशन में जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, क्योंकि इस बार बैच छोटा 125 से डायरेक्ट हम लोग 25 सीट पर आ गए, लेकिन जब बड़ा से बैच रहता है तो उसमें हेजिटेशन भी कम रहता है। जैसा कि पिछले प्रोग्राम में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन लोगों ने पूछा, तो स्टूडेंट कम होने की वजह से ये नहीं कि हेजिटेशन रखें, लेकिन अगर आपके दिल में कोई ऐसा क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो बगैर किसी हेजिटेशन के आप पूछ सकते हैं, चाहे वो स्टूडेंट की तरफ से या उनके गार्जियन की तरफ से। अंदर जो भी मान लीजिए कि सवाल है तब जानना चाहते हैं ये चीजें हैं, कोई सवाल नहीं है। अच्छा सुनिए, 4 लोग ना हमारा ही सवाल है कि आप गाने में क्यों सबसे पहले मैं सभी को सलाम पेश करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि एमबीबीएस और यूनानी में सर अगर मौका मिले तो आगे तैयारी करने का कोई बेसिक सर एमबीबीएस और यूनानी में सर यूनानी कोर्स में अगर देखा जाए तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा?
पहले का तो क्या है और आप लोग जानते हैं कि बेस्ट ऑप्शन है सर एक मिनट, देख तुमको करना है एमबीबीएस बीडीओ में होम्योपैथी यूनानी आयुर्वेदिक वेटनरी डॉक्टर से कुछ नहीं होगा। इतिहास का आदमी बहुत अच्छा करता है। तुम का डिबेट का एक से एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर कितना बढ़िया बोलता है टॉपिक पे, तुम कंपेयर क्यों करते हो? खाना क्या करना है, तेरा क्या करना है, तुम जो चीज लियो उसमें तुम बेस्ट करो। समझ गया है? नेता से करोगे, आईएएस से करोगे, इसका कंपेयर नहीं। तुम स्पोर्ट्स में हो, तुमको इसी में बेस्ट करना है, अपने को प्रूव करना है। समझ गए? इधर मत सोचो ये खराब है, वो बढ़िया है, सब बढ़िया है। तुम कैसा हो इसको अच्छा खूब पढ़ो। कुछ तो होगा तुम्हारे ध्यान में, ध्यान तो खाली नहीं है। पूछो चलो, पूछ लो। देखिए ये आपके डाटा बीएस करने के बाद मैथमेटिक्स में दी और उसके बाद में सिटी कॉलेज में जॉब करता है। इनका चॉइस करता है, इनको पकड़ के तो नहीं लाया गया और यही नहीं बल्कि ये आप आयुर्वेदिक में भी आपका जो है तो आगे इनके लिए तो बहुत सारा ऑप्शन था, लेकिन तिब्बी कॉलेज में क्यों है? इनका इतना एक चॉइस हुआ कि हम यहाँ ज्यादा सकते हैं, यहाँ लोगों को ज्यादा देखिए पढ़ने का मकसद खास तौर से प्रोफेशनल कोर्स में ये नहीं कि कमाना, बल्कि आपको पब्लिक सर्विस करना। और ये लाइन ऐसा है, इससे बेहतर पब्लिक सर्विस कुछ हो ही नहीं सकता। दो ही लाइन ऐसा है जिसमें आप पब्लिक सर्विस, बाकी तो जितने आप पब्लिक की, लेकिन एजुकेशन और मेडिकल ये ऐसी चीज है, खास से मेडिकल की अगर पब्लिक सर्विस में आप चले जाएंगे तो किसी आईएएस की भी उतनी इज्जत नहीं होगी जितनी आपकी इज्जत होगी। जो मरीज आपसे फायदा उठा रहे हैं, या हम ही लोग जिस डॉक्टर के पास जाते हैं बड़े से बड़े लोग होते हैं, लेकिन जाने के बाद वही सरकार के और जैसे करते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। या आईएएस भी जो है डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है, जो डॉक्टर करता है उसको करना पड़ता है। ये लाइन ऐसा है कि सबसे पहले एक माइंड मेकअप कीजिए कि हमको पब्लिक सर्व करना है। पब्लिक सर्व करना है तो पब्लिक सर्व करने के पहले हमको कैसे प्रिपरेशन करना है कि पब्लिक में जाके अपनी पहचान बना सके और लोगों को फायदा, और वही फायदा आपको फायदा देता है। पब्लिक में जाएगा, एक मरीज ठीक हुआ, दूसरा मरीज हुआ। हम लोग देहात में थे, थोड़ा सा लंबा हो रहा, 80 में हम यहाँ से पास किया, 77 में एक साल हॉज जॉब किया, उसके बाद भी थोड़ी कमी हुई तो जाके मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ रहना पड़ा। क्योंकि एक चीज था कि अब हम पढ़ा तो हम इसी में अच्छा करना, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। वहां से उस वक्त तिब्बी कॉलेज को यहाँ पूरे हिंदुस्तान में बहुत कम लोग जाते थे, और पहला इंटरव्यू सिर्फ ऐसे ही जो है फिर भी हिम्मत करके हैदराबाद में दिया और सिलेक्शन हुआ। उस वक्त लगा कि जो है ना, अगर आपके अंदर टैलेंट है या मेहनत है या कुछ, तो किस्मत अपनी जगह पर आखिरी होता है, चीज होती है। आपको होना है तो कोशिश करना है, और हम कोशिश किया इंटरव्यू के लिए, सिलेक्शन 80 में हैदराबाद में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट में हमारा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद उड़ीसा है, फिर इस तरह से करते करते आज जो है इस जगह को, ये सारे लोग जो है ना एमबीबीएस अलीगढ़ से है, कुछ लोग जो है जामिया हमदर्द से है, तरवल बाग से है, दिल्ली से है, मैक्सिमम ये लोग पास करने के बाद फिर पीजी किए। पीजी करने के बाद जो है ना ये हुआ, आज देखिए कि जो है पटना माशाल्लाह लेक्चरर प्रोफेसर जो है और एक अच्छे उस पर जो है, तो जिस लाइन में जाइए उसमें मेहनत, वही आपकी स्पेशलिटी। कोई भी लाइन ऐसी चीज नहीं है। एक उर्दू का जो टीचर होता है, संस्कृत का टीचर होता है, इसका टीचर जो लास्ट में हम लोग होता है, वो भी बहुत अच्छा करता है, तो आज कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। उसके लिए हम लोग जो है ना ये करते हैं। तो आपको ये चॉइस ये करना है कि हमारा क्या इंटरेस्ट है, हम किसमें अच्छा कर सकते हैं। कोई ऐसा लाइन नहीं है जो बुरा होता है, और ये लाइन तो जो है बहुत ही है मेडिकल प्रोफेशन जैसा कि पब्लिक के लिए भी, आपके लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। इससे बड़ा सर्विस हम समझते हैं कि दूसरे सर्विस में नहीं, ये भी माइंड में रखना है।
I'm Gunja Fatima, and I did my 12th from Jamia. And I guess I don't have question, but for my opinion, BMS is good. I want to be a doctor, and here I am. So I'm grateful and thank you. जितने छोटे छोटे सवाल हो सकते हैं जब भी बोल रहे हैं तो सारे छोटे छोटे सवाल के जवाब आप लोग दे ही चुके हैं, जो भी छोटे छोटे हो सकते थे और आपको इन सबका आइडिया भी था तो आप लोग बोलते चले गए तो सवालों को उनका बचा ही नहीं। जो कभी जो अंदर से ये है जैसे कि क्यों हमारे ये भी तो अब बोलिए देर तक के सेकेंड ऑप्शन होता है सबका। अब इस फील्ड में आ गए तो सर इंशाल्लाह अच्छा करने का बहुत बेहतर है। जी सर वही बोल रहे अब आ गए थे इसी फील्ड में अच्छा करेंगे और बेहतरीन करके दिखाएंगे लड़कियों के लिए तो एकदम फिट खाली है कि ये जो है अगर बीएमएस करके किसी ने चाइनीज के साथ थोड़ा ट्रेन कर दे ये कर दे तो अपना स्पेशलाइज होता है बगैर एमएस किए। हम तो देखा है कि बहुत सारे लड़के जो एमबीबीएस या एमडी करने के बाद शादी का मामला होता है ये सोशल जब डेंटल लड़का मिलता है तो लड़की मिलती है तो कहता है दूसरा नहीं हमको डॉक्टर चाहिए प्रैक्टिशनर चाहिए क्योंकि अपने साथ एंजॉय करने के लिए पता है कि बीएमएस मेरा ये मानना है तुम लोग किसी किसी जिला के हो गए अगर तुम लोग अच्छा से हकीमी पढ़ लो तिब्बी को किसी जिला में एक अच्छा डॉक्टर नहीं पता क्यों जब अपने जिला में पूछना कौन हकीम अच्छा है बढ़िया से पढ़ो मेहनत करो ईमानदारी से सीखो कुछ ना कुछ तो साइंस इतना पुराना साइंस से बहुत कुछ है और उसको जाके बैठोगे तो इज्जत भी मिलेगा पैसा भी होगा और नाम भी होगा तीनों चीज होगा। पढ़ोगे ये करोगे सिर्फ ट्रैक जो तब कुछ नाम नहीं होगा। जो साइंस में हो उसमें मेहनत करना होगा ईमानदारी से पढ़ना होगा फिर डिसाइड कर लेना कि हमको करना क्या हो। पेरेंट्स को भी समझाना हिस्ट्री का भी बहुत फेमस होता है तो उनका तो है से आज जो एमबीबीएस कर रहे हैं ये तो पढ़ाने के लिए तो यहाँ पे हम लोग मॉडर्न के हैं पैथोलॉजिस्ट है तुम्हारे अपने यूनानी डॉक्टर और ये जितना मेहनत कर रहे हैं ये करते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शन मिला क्योंकि वहाँ तो इनसे बहुत ज्यादा लेकिन यहाँ काम करने का जो मौका मिल रहा है इससे ये जो है बहुत उत्साहित है कि हमको काम करते जब काम करने वाला इतना उत्साहित है ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ कोई बनना चाह रहा है क्यों नहीं बनना चाह रहा सारा भाई क्योंकि आप नहीं जाने को एलोकेट नहीं किया जिला सही बात है बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है बढ़ी जाएगा दवाई लेने के लिए उसको परमानेंट क्यों चाहिए जानकारी जानना चाहते हैं ये बच्चे को लगता है ऐसे अगर नहीं है तो आप जानते भी नहीं कि सकल से भी नहीं आप बिल्कुल ओपन सेशन रखते हैं जो भी बात है मैं पूछ क्वेश्चन तो कुछ नहीं बस इंट्रो दे रहे थे। मेरा नाम वर्षा इमाम है और मैं पटना की रहने वाली हूँ। क्लास 12 मैंने सिर्फ जोसेफ हाई स्कूल से किया है कंकड़बाग और नीट में मेरे 580 मार्क्स थे और एमबीबीएस तो नहीं मिला लेकिन कोई ऐसा रिग्रेट नहीं है ठीक है जो मिला बस डॉक्टर बनना है अच्छा ये है माइंड में इंशाल्लाह और बस इसी को लेकर आगे बढ़ना है। आदमी जो मिलता है उसका शुक्रिया करता है जो नहीं मिलता है क्या करता है ये बात ध्यान में सेट करो हमको उससे मतलब ही नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है यहाँ जो चल रहा है उसकी ईमानदारी से हम भी जो है ना 72 के बाद 73 में
लेकिन एक आई सेटअप करने के बाद आपको इसमें लाना है। नहीं खाएंगे बिस्कुट, नहीं बिस्कुट नहीं खाएंगे, बहुत सूखा हुआ बिस्कुट पानी है है मेरे पास। लाओ तुम लोग को साफ करवाता है। और इधर हो गया क्या? समझ लाओ, लो। देखिए जब कर रहे हैं खाने का तो खाइए। ये नीट का खेल मेरा समझ 2 मिनट में समझ जाओगे। जैसे जैसे यहाँ पे एडमिशन ले लिया, तुम लोग कम है, कोई 2 चांस, कोई 3 चांस हो गया। अब इसमें तुम 5 साल तैयारी करके भी एमबीबीएस ले लोगे तो 25-30 उम्र हो जाएगा, 5-26-32 में एमबीबीएस करोगे, वहाँ और टफ हो जाएगा। बिना पीजी किए तो कोई तुमको ठीक से बैठने भी नहीं जाएगा, जो प्रैक्टिकल क्या बस तो 36 हो जाएगा। बिना ऐसा किए मेडिकल कॉलेज नहीं तो 40 के बाद तुमको मेडिकल कॉलेज का मुंह दिखाई देगा कि नहीं उसको सकता। और हर आदमी को क्लिनिकल और क्या बस जहाँ सब्जेक्ट मिलेगा नहीं, तो बहुत यहाँ भी आसान रहा नहीं। तो उम्र कम में अगर आगे बढ़ते इसी में मेहनत करके कुछ अपना रास्ता निकालना है अच्छा से। हम कुछ क्या बोलते हैं, तुम अच्छा से हकीमी पढ़ो, अपने जिला में जाओ, बैठो, अपना हकीमी का प्रैक्टिस करो, तो जरूर आएगा सिखाने और नाम मिलेगा। वक्त निकल जाएगा, 4-5 साल बाद 25 से में कोई एमबीबीएस में जाके भी क्या करेगा? हम तो यही पूछते हैं, बोला ना उसको जिसका उम्र 25 हो गया है, 6 साल लग गया, 25, 6, 31, फिर 1 साल तैयारी करो, 32, 3 साल में होगा पीजी, 36, शादी कब होगा, जिंदगी कैसे चलेगी? ये सब कुछ समय से ही ठीक लगता है, याद रखना। साना साहब आप अपना दूर कर लीजिए। आपका फाइल्स है एनआईटी से किया, वहां से किया था। हम लोग तो यहाँ भी इसलिए यहाँ की ज्यादातर लोग सब बाहर से टीचर बिहार का अपना अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सर जिस फील्ड में तुम्हारी उसमें मेहनत करो, एमबीबीएस हो या बीएमएस हो या बीएमएस। तो सबसे पहले ये भी बताना चाहूंगा कि जिस पैथी में दाखिल हुए हो, है ना, वो ओल्डेस्ट पैथी है और फादर ऑफ मेडिसिन जो है वो बकरात है। ये मॉडर्न नॉलेज एक्सेप्ट कर, ठीक है, तो ओरिजिन आपकी है, ठीक है। इसलिए इस पैथी में आप लोग ये मेहनत करें, अपने पैथी में मतलब कि वो एक ईमानदारी दिखाएं और इस पैथी में जाकर के इलाज प्रैक्टिस करें। तो कोई भी पैथी बुरी नहीं होती, या फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन क्या होता है? आपको जिस तरीके में एडमिशन मिला है उसमें अपनी ईमानदारी दिखाइए, मेहनत कीजिए और इस पैथ में जाकर के आप प्रैक्टिस करें। इसी में आप भी अपना एक्सपीरियंस हमें देखिए 600-650 मेडिकल अफसर की बात, यहाँ एक रजिस्ट्रेड अफसर बनने के लिए यूपीएससी यूपीएससी कितनी मेहनत और कितने पूरा लाइफ गुजर जाता है, और 600 जो है ना सीधे आप मेडिकल से उनसे ज्यादा जैसा कि डॉक्टर रिजवान ने भी बोला, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। मुझे दिल्ली कॉलेज एक्चुअली मुझे पता नहीं था कहाँ है पटना। 4 महीना पहले मैं यहाँ आया, उसके बाद मुझे यहाँ का जो पैथी है उससे मैं अवगत हुआ। एक चीज क्लियर हो गया, मैं एक पैथोलॉजिस्ट हूँ। जब क्लास करना शुरू किया मैं, तो स्टार्टिंग में मुझे लगा कि मैं क्या ऐसे बच्चे को पढ़ाऊंगा। फिर मैंने सिलेबस देखा आप लोगों का, तो मुझे एक एग्जाम्पल में दे रहा है, जैसे कि टाइफाइड फीवर। तो इसका एटियोलॉजी क्या है, साल्मोनेला टाइफी क्या सभी को पता है। फिर मैं आगे पढ़ाया, फिर उसका देखा पैथोजेनेसिस क्या है। एमबीबीएस में तो यही पढ़ा था,
आप लोगों को भी पढ़ाया मैंने यहाँ पे। फिर आगे देखा कि मोड ऑफ ट्रीटमेंट यहाँ से bifurcate होता है। अगर हम एलोपैथी की बात करें तो उसमें सिंपली चलाते हैं मोनोसेफ अकॉर्डिंग टू डोज और एज और सेक्स। अब यूनानी में क्या चलता है वो तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन एक चीज तो गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि दोनों पैथी में कोई डिफरेंस नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ मोड ऑफ ट्रीटमेंट में डिफरेंस। ठीक है, एक चीज आप लोग समझ लेना जिंदगी भर कि कभी एमबीबीएस और यूनानी को कंपेयर नहीं करना है, कभी नहीं, क्योंकि दोनों से बीमारी ठीक होती है, ट्रीटमेंट होती है, रास्ता सिर्फ मोड ऑफ ट्रीटमेंट का अलग है। बट इटियोलॉजी सेम है, वही साल्मोनेला टाइफी आप भी पढ़ते हो, मैं भी पढ़ता हूँ, क्लिनिकल फीचर सेम है, क्लिनिकल फीचर तो बदलेगा नहीं, कॉजेटिव ऑरिजिनल सेम है, क्लिनिकल फीचर भी आपका नहीं बदलेगा। तो एक चीज आपको सिर्फ ये याद रखना है कि उसमें मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, अदरवाइज बिल्कुल सेम, दोनों पैथी में कोई डिफरेंस नहीं। ये मुझे कॉन्फिडेंस अब आया है 4 महीना पढ़ाने के बाद कि हाँ पढ़ाते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि आप कंपेयर करना बंद करो कि वो पैथी सुपीरियर है, ये पैथी इंफीरियर है, ये बिल्कुल गलत है। ये अपने आप को आप रिग्रेट फील करा रहे हैं। ये अपने आप में कंप्लीट करती है पूरा अपना सिस्टम। सेकंड चीज है और मैं बोलना चाहता हूँ, आप कंपेयर कर रहे हो एमबीबीएस वाले से कि 51 में कटअप हो गया, आपको 50 था तो आपको ये पैथी मिला, आप उससे कंपेयर करो ना जिसको कोई पैथी नहीं मिला, आप उससे कंपेयर करो, आपको समझ में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जी, अब मैं तीसरा पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने एमबीबीएस तीसरा अटेम्प्ट में क्लियर किया, ठीक है, ग्रैंड मेडिकल कॉलेज मुंबई मैंने एडमिशन लिया एमबीबीएस में, फिर रिम्स से एमडी पैथो किया रांची से, ठीक है, फाइनली मैं टीपी में आके पैथोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। मुझे तो कहीं अंतर नहीं पड़ रहा है, एक दिन भी ऐसा मुझे नहीं लगा यहाँ पे कि मैं इस कॉलेज में क्यों पढ़ा रहा हूँ। मुझे तो एक गुड अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं सदर में पढ़ा हुआ था, वहाँ कुछ लाइफ नहीं था मेरा, सदर हॉस्पिटल भागलपुर में मेरा कोई लाइफ नहीं था। मैं यहाँ आया, अरे मैं हॉस्पिटल में आया हूँ, मैं क्लास लेता हूँ, 1 क्लास यूजी 4 क्लास पीजी, सबको पता है। लेकिन मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मैं किस पैथी में आ गया हूँ, एक बार नहीं लगा मुझे। और मुझे पर डे मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, और मैं ऊपर वाले से प्रे करता हूँ कि मेरा यहाँ से ट्रांसफर नहीं होगा। इतना मुझे इंटरेस्ट देख लिया बच्चे भी। हाँ, एक चीज और है, यहाँ पे बच्चे को जो मैं पढ़ा रहा हूँ, एनएमसीएच में भी मैं पढ़ाया था, लेकिन ऐसा नहीं था, इतना इंटरेक्शन नहीं था उस सबसे। क्योंकि यहाँ के बच्चे बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और इंटरेक्टिव है, स्पेशली पीजी वाले। इतना नॉलेज यूजी वाले को नहीं था, जबकि पैथी उसी का था। बहुत अच्छे इंटरेक्ट करते हैं और अच्छे पढ़ के आते हैं और अच्छा नॉलेज है। तो मैं यही बोलूंगा आप लोगों से कि आप लोग इस पैथी को कंपेयर मत करो प्लीज, जो है ये बेस्ट। सिर्फ मैंने बताया जैसे मोड ऑफ ट्रीटमेंट अलग है, बिल्कुल सब कुछ सेम है, एनाटॉमी सेम है, फिजियोलॉजी सेम है, सब कुछ सेम। चलिए, थैंक यू। जैसा कि सर लोग ने बताया, रिजवान भाई ने बताया कि कोई भी फील्ड हो उसमें जब आप अच्छा करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी आपका नाम होगा, उसका नाम भी होगा, पैसा भी होगा। बहुत मशहूर है कि लोग तबला बजा के भारत रत्न ले लेते हैं। तो ये तो मेडिकल फील्ड है और इसमें डबल अपॉर्चुनिटी आपको। पंकज सर ने जैसा कहा कि मोड ऑफ ट्रीटमेंट में आके जो है आपकी चॉइस हो जाती है कि आपको मॉडर्न से ट्रीट कर रहे हैं या यूनानी से कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि आपको मॉडर्न में उतना बेहतर इलाज नहीं हो पाता जितना यूनानी होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यरकान की बात कर रहा हूँ, जॉन्डिस की। मॉडर्न ट्रीटमेंट में आपको सिर्फ ग्लूकोज पिलाया जाता है जायका और बेड रेस्ट किया जाता है,
लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जॉन्डिस जो है यूनानी इलाज से 15 दिन के अंदर सही हो जाएगा। अगर उसको हेपेटाइटिस नहीं है या ऑस्ट्रेटिक जॉन्डिस नहीं है, अगर सिंपल जॉन्डिस है, तो विद इन 15 डेज हमारी दवा ऐसी है कि जॉन्डिस को सही कर देती है। लेकिन अगर आप मॉडर्न ट्रीटमेंट लेंगे तो लगभग लंबा चलता है। ये आपकी चॉइस है कि आप पेशेंट को किस तरह से आप ट्रीट कर सकते हैं, जल्दी ट्रीटमेंट कौन से पैसे से मिल सकता है। तो आपके पास मॉडर्न की भी जानकारी होगी, यूनानी की भी जानकारी होगी, लेकिन शर्त यही है कि आपको मेहनत करना है, डबल माइंड नहीं होना है। ऐसा नहीं हो कि बहुत से लोग ये करते हैं, क्लास नहीं करते हैं, फाइनल ईयर तक खाली बीबीएस की तैयारी करते रहते हैं। और हमने देखा है कि मुश्किल से 1 या 2 लड़कों का नीट में सिलेक्शन होता है पूरे बैच में। अब बाकी जो है अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तैयारी करते रहते हैं, क्लास करते हैं, सिर्फ एग्जाम आके देते हैं, तो वो चीज नहीं करना है। अगर आपने इसमें एडमिशन लिया है तो आपको पूरे साल मेहनत करना है, क्लासेस करनी है, तब क्या हम अच्छा कर पाएंगे। और अगर आप उस चक्कर में रहेंगे कि बीपीएस की तैयारी करते रहे तो लास्ट में फिर डिग्री ले पाएंगे, नॉलेज नहीं होगा। तो बस मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि जब आप इस फील्ड में आए हैं तो अपनी मेहनत अपना 100% दीजिए, बाकी कामयाबी अल्लाह ताला जरूर देता है। कैसे आप जिंदगी को हमको यही कहना है, लेकिन यहाँ 90% तो सब बाहरी क्या हम पढ़ा भी वो सारे लोग मुसलमान बाहर नहीं अस्सलाम वालेकुम। मैंने जामिया हमदर्द से बीएमएस किया है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बेंगलोर से पीजी यूनानी मेडिसिन से किया है। और इस वक्त मैं यहाँ पे माइनर अमराज पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मेरी बहुत सारी बातें आई है। पंकज सर ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आप अपने से नीचे वाले को देखिए जिसको कुछ नहीं मिला है। और अभी यहाँ पर ज्यादातर मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं। हमारे मजहब की तालीम है कि आप अपने से नीचे वाले को देंगे तो आपके अंदर शुक्र का जज्बा पैदा होगा, अल्लाह ताला पर यकीन और एतमाद बढ़ेगा। बहुत सारे साथी जो आपके साथ मिल करके बैठ करके तैयारी कर रहे होंगे, आज वो फिर से दोबारा तैयारी करने पर मजबूर होंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको एक रास्ता दे दिया है। अब आपको उसकी जो हाइट है उस मंजिल तक पहुंचना है। उसके लिए आपको अच्छी कोशिश करना है। और जैसा कि डॉक्टर जनरल साहब ने कहा कि लोग तबला बजा करके भी बड़ा मकाम हासिल कर लेते हैं। आपको तो इंसानियत की खिदमत का एक बहुत बड़ा मौका मिल गया, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है। अब आप इस फील्ड में कितना कमाल दिखाते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है। अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई है, अब आप मेहनत कीजिए और अच्छी सर्विस देने के लिए कोशिश कीजिए। आपको भी नाम मिलेगा, मुकाम मिलेगा, आपकी भी शोहरत होगी और आपकी जिंदगी भी अच्छे अंदाज में गुजरेगी। बस जरूरत इस बात की है हम मुस्तकिल मेहनत करें और अंजाम अल्लाह ताला पर छोड़ दें। इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। नीयत अच्छी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं डॉक्टर मोहम्मद अनस, मैंने बीएमएस और एमडी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है और यहाँ पे इस वक्त शोभा हिंदुस्तान में एज ए एसोसिएट प्रोफेसर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। अभी बहुत सारी बातें आई हैं तो बहुत ज्यादा कुछ इस मौजूद पे मज़ीद नहीं कहना चाहता, बल्कि एक बात ये अर्ज कर दूं कि जो बीएमएस कोर्स जो सिलेबस हमारा है वो एक तरीके से इंटीग्रेटेड है। उसमें मॉडर्न, जैसा कि पंकज सर ने भी कहा कि जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट ले जाके बात बाइफरकेट हो जाती है, लेकिन उससे पहले की जो चीजें हैं वो तकरीबन सेम है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो बीएमएस को एक दर्जा फजीलत हासिल हो जाती है बनिस्बत मेडिकल सिस्टम के, क्योंकि यूनानी का जो ग्रेजुएट होता है वो बैक वक्त मॉडर्न को भी समझता है और साथ साथ यूनानी सिस्टम मेडिसिन को भी समझता है। तो इस तरीके से दोनों पैथीज को जानकारी होती है और
पेशेंट की डिमांड के हिसाब से भी वो ट्रीट कर सकता है। कि जो यूनानी पैथी है इसकी भी अपनी खसूसियात हैं, जो मॉडर्न पैथी है इसकी भी अपनी खसूसियात हैं। तो जहाँ पे पेशेंट के लिए जो ज्यादा बेहतर चीज है वो हम जो है पे कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसी तरह भी अगर आप देखें तो आपको बहुत कुछ जो है वास्ट एरिया मिल जाता है, और जाहिर सी बात है कि स्पेशलाइजेशन और सुपर स्पेशलाइजेशन भी इसमें है। तो अंडर ग्रेजुएट के लेवल पर तो ये चीजें कॉमन होती है, लेकिन जब आप पोस्ट ग्रेजुएट पे जाते हैं और उसमें अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, फिर आप अपनी रिसर्च और अपने रिसर्च की मुनासबत से डिफरेंट एरियाज को सेलेक्ट करते हैं, और फिर आप यूनानी की जो अच्छी चीजें हैं उनसे पब्लिक को जो है अवगत कराते हैं, अपनी खिदमत देते हैं। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि अगर अपना भरपूर वक्त दिया जाए और भरपूर कंसंट्रेशन दिया जाए तो इल्म की कोई लिमिट नहीं है, इल्म किसी की जागीर नहीं है, बल्कि इस्लाम में ठीक कहा गया है कि इल्म हासिल करो चाहे जहाँ से भी वो हासिल हो जाए, और इल्म हासिल करो जो है कब्र तक लहद तक। तो इल्म जो है किसी की मिरास नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप जो सिलेबस है मिनिमम सिलेबस को अगर सामने रख के और अपना एक जहन बनाए तो किसी भी तरीके से आपको कंपैरिजन लेवल पर आपको कोई ऐसा से कंट्री या इंफर्टिलिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार नहीं होंगे। शुक्रिया, थैंक यू। मैं डॉक्टर वजीउद्दीन अहमद IIT कॉलेज से यूनिवर्स किया और यही काम करने का मौका भी मिला। 15 साल फील्ड में रहे, 15 साल से तकरीबन यहाँ पे कॉलेज में है, डिपार्टमेंट ऑफ PSM में अभी का काम अंजाम दे रहे हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हफीज इकबाल है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ मोलेकुलर आज़म में एज असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ काम कर रहा हूँ। मैंने BMS और MD अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। क्योंकि बातें BMS और MBBS के बीच में हो रही है तो इस सिलसिले में बीइंग ए स्टूडेंट आपकी तरफ से मैं कह सकता हूँ कि जब मैं भी एडमिशन लिया था तो कुछ इसी तरह के हालात थे। कश्मकश यही था कि फादर यानी गार्जियन की तरफ से ये सोच तो पहले से थी कि MBBS करें, बट जब नहीं हो पाया तो BMS में एडमिशन लिया। लेकिन जब एडमिशन लिया तो उसके बाद गार्जियन की तरफ से फुल कोऑपरेशन था कि तुम BMS करो। उस वक्त मैं खुद पजल था, जैसे आप लोग इस वक्त इस हालत में हैं। तो इनिशियली ऐसा लगा कि मतलब जो है इधर जाना चाहिए, लेकिन गार्जियन की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था। तो बाद में मुझे एहसास हुआ कि नहीं, जिस फील्ड में हमने चूज किया अपने आप को मुझे उसमें बेहतर करना चाहिए। तो मेरे फादर मुझे हमेशा एक बात बोलते थे कि शायद मेरे ख्याल से अलीमिया का शायद ये कोड है क्या, कि आप जिस भी फील्ड में हो अगर उस फील्ड के अगर माहिर हैं तो आप हमेशा कामयाब हैं। तो वो कहते थे कि अगर आप कोई आदमी अगर पढ़ाई है और अगर वो उस फील्ड का माहिर है तो उसके पास काम की कमी नहीं है, वो हमेशा एंगेज रहेगा। तो ये बात कहीं ना कहीं मेरे फादर की जो है मुझे कहीं ना कहीं मतलब अंदर से ये बात दोहराता था और बात कोशिश करता था कि नहीं मैं जिस फील्ड में गया हूँ इसी में अच्छा करूंगा। तो वो ये हुआ कि BMS में एडमिशन लिया और पूरी तरह से अपने आप को फोकस किया BMS में एडमिशन लेने के बाद कभी भी अपने आप को मायूस नहीं समझा, कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि मेरा BMS में क्यों नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह BMS पूरे कामयाबी के साथ पढ़ा और फर्स्ट अटेम्प्ट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन में PG का एंट्रेंस क्वालिफाई किया। 5 महीने वहाँ पे रहा, फिर बाद में अलीगढ़ में जो MD में सिलेक्शन हो गया था। होम इंस्टीट्यूशन था, नहीं तो होम इंस्टीट्यूशन था, दूसरा एक वहाँ पे मॉनिटर डिपार्टमेंट में हुआ था। तो शुरू में वहाँ लोकल लैंग्वेज थोड़ा एक इशू था, क्योंकि वहाँ कन्नड़ पेशेंट आते थे उससे इंटरेक्शन हम लोग डायरेक्टली नहीं करते थे। तो उसकी वजह से मुझे लगा कि नहीं मुझे बैक होना चाहिए। एक रीजन तो ये था कि ये रीजन था, और दूसरा जो रीजन था वो ये था कि मुझे अपना पर्सनल फील्ड जो लगता था, मुझे फिजियोलॉजी से शुरू से इंटरेस्ट था और उस वक्त फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ कुलियात के अंदर आता था। उस वक्त डिपार्टमेंट अलग नहीं हुआ था जब मैं PG किया था। तो चूंकि मुझे कुलियात अलीगढ़ में मिल रहा था और उस वक्त NIM में बेसिकली कुलियात डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था,
तो ये 2 रीजन था जिसकी वजह से, और एक रीजन एक स्टेटमेंट भी था जो हर एक का होता है, ठीक है, क्योंकि वो मतलब 50% कम था NIM में जो स्टेबल था, ये भी एक रीजन था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जिस फील्ड को चूज किया है, आप उस पर ईमानदारी से कायम रहेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। जाहिर सी बात है, मैंने जैसे कहा कि हमने उसको अपना फोकस लिया, अपना टारगेट बनाया कि नहीं जो बिजनेस करना है उसमें किया, और अल्लाह ताला ने आज जाहिर सी बात है मेरे को मौका भी पहुंचाया, तो कहीं ना कहीं ये ईमानदारी भी नहीं होगी। तो बहरहाल इन सब बातों के साथ मैं थोड़ा सा बताता हूं। पटना के जो है सब 12 किलोमीटर से छुड़े पटना के मैं मोहम्मद आबिद हुसैन, BMS से अलीगढ़ से किया मैंने, और MS भी वहीं से अलीगढ़ से किया। मैंने भी 2-3 साल तैयारी की MBBS की, आखिरकार नहीं हुआ तो सबसे पहले मेरा एडमिशन जो हुआ B Pharma हमदर्द में मैंने लिया। बाद में फिर अलीगढ़ का BMS का रिजल्ट आया तो मैंने वहाँ कैंसिल करा के फिर BMS में लिया, B Pharma छोड़ करके फिर पूरी तरीके से लगन से आज फिर BMS किया। हम लोग का जो बैच था वो 100 का बैच था। आज मैं देखता हूँ कि कोई भी ऐसा हमारा साथी है जो निकम्मा या ये नहीं है, हर जगह पे हमारा साथी है, मेडिकल ऑफिसर में है, लेक्चरशिप में है, कोई अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, मुंबई में कर रहा है, हर दिल्ली में कर रहा है, यानी हर जगह पे हमारा साथी वहां अपने बेहतरीन से जिंदगी यानी जी रहा है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग जिस फील्ड में आते हैं उसमें आप मेहनत कीजिए, बेहतरीन से लगन से काम कीजिए, तो कोई भी ऐसी फील्ड जो है वो बेकार नहीं है। कहा जाता है कि यह कुरानी में कि ऐसा लेकिन इंसान इल्ला मासा, इंसान के लिए नहीं है सिवाय जिसकी वो कोशिश करता है। मेहनत कोशिश आप जिस काम में करेंगे उसको आप हीरा बना देंगे। तो कोई भी पैसी, कोई भी फील्ड इंसान के लिए क्या होता है, जीने के लिए एक सहारा चाहिए। हर किसी को अपना पेट पालने के लिए कुछ न कुछ जरिया चाहिए उसको बढ़ने के लिए। तो ये भी एक पैसी, बेहतरीन पैसी है। आप इसमें लगन से मेहनत से काम करें तो आप एक न एक दिन बेहतरीन से कामयाब होंगे। कोई ऐसी इसमें ये नहीं है, इसमें हर तरह का है। MSc जनरल सर्जरी हम लोग किए, आज हम जनरल प्रैक्टिस सारे ऑपरेशन करते हैं जनरल का जो भी है। हमारे जो और सीनियर्स है और जूनियर्स है वो भी जगह जगह अपने फील्ड में माहिर है, वहाँ अपने हॉस्पिटल अच्छे से रन कर रहे हैं, एक से एक वो भी ऑपरेशन करते हैं। बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में है, वहाँ अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो कोई ऐसी ये नहीं है कि आप इस पैसी में आए, बस बेहतर जरूरी है कि आप जिस पैसी में आए उस पर मेहनत करना है। मेहनत शर्त है, चाहे आप किसी भी पैसे में जाए या पैसे छोड़ किसी भी जिंदगी में कहीं भी है, आप अगर मेहनत नहीं करेंगे तो बेकार है। तो एक्सीलेंस पैदा करना है, माहिर बनना है हर चीज में, तो अल्लाह ताला आपको भी हर जगह कामयाबी दिखाएगा। बस इस चंद बातों के साथ मैं अपना वक्त खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। गार्जियन की तरफ से भी कोई सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि गार्जियन को सबसे ज्यादा कलक होता है कि बच्चे का हमारा नहीं हुआ है या यहाँ पर हुआ है तो पता नहीं कैसा है। तो अगर गार्जियन से कुछ पूछना चाहें तो गार्जियन पूछ सकते हैं। गार्जियन का अच्छे से रिपोर्ट मिलना चाहिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा इमाम रिक्शा इमाम का अंकल हूँ। मैं इनको फुल सपोर्ट है घर से, और ये BMS करें, जो हम लोग की फैमिली डॉक्टर फैमिली है, इनको भी खिदमत करने का मौका मिलेगा। आखिर में मैं डॉक्टर मोहम्मद तनवीर आलम साहब को दावत देता हूँ कि वो
हमारे ऑडियंस का वोट ऑफ थैंक्स डॉक्टर मोहम्मद तनवीर आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। मुझे इज़हार तशक्कुर के लिए बुलाया गया। मैं सबसे पहले अपने हाफिज अजीज प्रिंसिपल साहब का शुक्रगुजार हूं, जिनके गाइडेंस में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, और अपने इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जमाल अहमद और उनकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने टाइमली इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। जो डेट एनसीआईआरटी ने दिया था, सेम उसी डेट से ये प्रोग्राम जो है लगभग शुरू हो रहा है। इसके बाद अपने तमाम फैकल्टी मेंबर, मेडिकल ऑफिसर का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने अपना कीमती वक्त यहाँ दिया और हमारी दावत पर तशरीफ लाए। और आखिर में अपने तलबा का, स्टूडेंट्स का और उनके गार्जियन का शुक्रगुजार हूँ जो हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ लाए। शुक्रिया। फाइनली इस प्रोग्राम के अख्ताम का ऐलान किया जाता है। जो गार्जियंस हैं और जो स्टूडेंट हैं वो प्लीज सेकंड फ्लोर पे 219 नंबर रूम में जाएं। उनके रिफ्रेशमेंट का आपके सीनियर्स ने कुछ इंतजाम किया है। स्टूडेंट और गार्जियन दोनों लोग जस्ट इसके ऊपर वाले फ्लोर पे 219 नंबर में। और उसके बाद जो लंच के बाद जो सेकंड सेशन है वो लगभग 3 बजे से होगा। उसमें आज 2 लेक्चर होंगे। एक प्रोफेसर यूसुफ अमीन साहब का लेक्चर होगा, यूनिट साहब को यूनानी सिस्टम ऑपरेशन, और दूसरा लेक्चर जो होगा वो डॉक्टर मोहम्मद अनस साहब का होगा। तो आप लंच के बाद इसी में आप रूम में आ जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।